चलो भाई आ जाओ, सभी का वेलकम करते हैं संडे के इस खास सेशन में, जिसको अपने प्यार से बोलते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक या एसबीटी सेशन। 2-3 वीक से इस क्लास को ला नहीं पा रहा हूँ मैं, और आपकी रिक्वेस्ट आ रही है। कोशिश करेंगे इस वीक से कंटिन्यू किया जाए इन सेशंस को हर संडे या सैटरडे को। और ये जो क्लास है ये होती है कॉन्फिडेंस की क्लास, आपके दिमाग से इंग्लिश का डर निकालने वाली, इंग्लिश में आपके लिए इंटरेस्ट जगाने वाली क्लास। इस क्लास में मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखूंगा द हिंदू से उठा के। हर सेंटेंस में कुछ एरर्स होंगी, और उन एरर्स को अपने को लॉजिक के साथ पकड़ना है, सेंटेंस को ब्रेक करके, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को तोड़ के। और इसी लॉजिक के सहारे आप सीखेंगे कि कौन सा ग्रामर रूल कब कहाँ पे कैसे लगा हुआ था है, और सेंटेंस में कौन सा वर्ड पहले रखना है, कौन सा वर्ड बाद में रखना है, इसके पीछे भी क्या लॉजिक है। तो ओवरऑल आपका डर निकालने वाली और इंटरेस्ट को पैदा करने वाली क्लास है। चलिए जी शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ में। छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन क्या है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसमें मिलेंगी आपको 2-3 एरर्स। मैं आप सभी को एनकरेज करूंगा, आराम से सेंटेंस को पढ़ो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करो। क्या वो एरर्स आपको दिख रही हैं क्या? चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। वी वर इम्प्रेस्ड बाय दैट द यंग वुमन हैड एक्सप्लेन्ड अस फ्रेंडली। मासूम सा सेंटेंस है ना। हम बड़े इम्प्रेस थे, हम बड़े ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं हिंदी में इम्प्रेस को, बहुत ज़्यादा किसी से इम्प्रेस्ड हो गए थे। किस बात से? बाय लगा के बता रहे हैं। वो उस चीज़ से जिसको इस यंग वुमन ने, इस नौजवान युवती ने या लड़की ने एक्सप्लेन किया था, समझाया था हम लोगों को, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताने अंदाज में, दोस्त की तरह फ्रेंडली मैनर में। आई बात समझ में? तो जो उस लड़की ने हमें समझाया ना फ्रेंडली अंदाज में, हम उस बात से बड़े ही इम्प्रेस थे। गलती कहाँ है इसमें? गलती मिलेगी जी इसको ब्रेक करके। शांति से ब्रेक करो। ब्रेक करने के 2-3 रूल्स हैं। वैसे तो आपको बताता, मेरे ख्याल से आपको पता ही होंगे, क्लासेस अगर आप रेगुलर ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। रूल नंबर 1 ये है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा, कम से कम 2, 3, 5 या 10 भी हो सकते हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, एक तो होगा ही होगा। और सब्जेक्ट होगा ग्रीन कलर का वर्ड, यानी कि कोई भी नाउन। रूल नंबर 2, सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट्स आएंगे कम से कम उतनी वर्ब्स जरूर आएंगी। अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब तो होने ही वाली है, 2 या 3 या 4 भी हो सकती हैं। तो इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, वर्ब इज इक्वल टू और मोर देन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स आर इक्वल टू और मोर देन 1। इस इक्वेशन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तीसरा रूल ये है कि जो बाय, एट, ऑन, विद, ये सारी जो प्रेपोजिशंस हैं जिनको मैं डार्क ब्लैक कलर देके बैठा हूँ, ये सारी प्रेपोजिशंस अपने बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर लेंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट जरूर लेंगी। ऑब्जेक्ट हमेशा ग्रीन कलर का वर्ड यानी कोई नाउन होगा। चलो अब सेंटेंस को पढ़ेंगे। वी वर इम्प्रेस्ड, हम इम्प्रेस थे, और किस चीज़ के द्वारा? जो इस युवती ने हमें बताया था दोस्ती भरे अंदाज में। वी क्या बन गया आपका? देखो जी, सेंटेंस का पहला नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एक ही बात है, नाउन और प्रोनाउन एक ही बात है, क्योंकि दोनों का काम एक जैसा ही है ना। पहले आपने लिख दिया महेश, महेश इज़ अ गुड बॉय, फिर आपने लिख दिया ही इज़ माई नेबर। तो महेश के लिए ही लगाया है, नाउन और प्रोनाउन जो है एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं। तो ये जो वी नाम का प्रोनाउन है ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये सेंटेंस का पहला ऐसा वर्ड है जिसके ना पहले कोई वर्ब ना कोई प्रेपोजिशन। ऐसा पहला सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन जिसके पीछे कोई वर्ब या प्रेपोजिशन ना जुड़ी हो, वही आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो वी बन गया जी सब्जेक्ट। मैं इसको सहूलियत के लिए सब्जेक्ट 1 का नाम दे रहा हूँ। आगे दूसरा सब्जेक्ट हुआ तो उसको सब्जेक्ट 2 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे। वर इम्प्रेस्ड, देखो जी वर जो है ना, वर ये है आपकी मेन वर्ब। इम्प्रेस जो है ना ये आपके लिए एक है एडजेक्टिव। पहला केस तो ये, जैसे वी वर हैप्पी, वी वर सैड, वी वर इम्प्रेस्ड। बात समझ रहे हो? तो देखो ये एक तरीका तो हो सकता है इम्प्रेस्ड को एडजेक्टिव मान लेने का और वर को मेन वर्ब मान लेने का। जैसे आप बोल देते हो ना आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, वैसे ही आप लिख देते हो आई एम एंग्री, एंग्री, और वैसे ही आपने लिख दिया आई एम इम्प्रेस्ड, ठीक है, इम्प्रेस्ड। तो हैप्पी, एंग्री और इम्प्रेस्ड जो है तीनों एडजेक्टिव हैं, मेरी अवस्था को बता रहे हैं मैं कैसा हूं। वैसे ही इम्प्रेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन दूसरा केस ये भी हो सकता है कि इम्प्रेस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बन के आया हो और सेंटेंस को पैसिव बना रहा हो। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर नेचर, मैं इम्प्रेस था या इम्प्रेस किया गया उसके नेचर के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा।
तो यहाँ पे मेरे ऊपर एक काम हुआ है, इम्प्रेस वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव में लिखा गया है। तो इस केस में जो सेकंड वाला जो है ना किस्सा, वो ज़्यादा अच्छे से बैठ रहा है, क्योंकि हमारे पास बाय प्रेपोजिशन आ गई है। जनरली ये प्रेपोजिशन आपको वर्ब की थर्ड के बाद पैसिव में देखने को मिलती है। तो ये अगर सब्जेक्ट मान रहा हूँ मैं, तो इस केस में मैं इस पूरे को पैसिव की वर्ब मान सकता हूँ, वर्ब नंबर 1। सब्जेक्ट प्लूरल है, देखो वर्ब भी प्लूरल है, वर्ब के साथ में इस्तेमाल हुई है। और आगे बढ़ो, अंडरस्टैंडिंग लो हर वर्ड की। बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है जी? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए ग्रीन कलर का वर्ड। यहाँ पे दैट नाम का प्रोनाउन आपके लिए प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है। और आगे बढ़ो, द यंग वुमन हैड एक्सप्लेन्ड। देखिए यंग है एक एडजेक्टिव, वुमन है एक नाउन। वुमन का मतलब होता है औरत, ठीक है। एडजेक्टिव ने नाउन को मॉडिफाई किया, लेकिन ध्यान रखें ये जो वुमन है ये सब्जेक्ट नंबर 2 बनेगा। अब आप पूछोगे कैसे बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2? सर कोई कंजंक्शन तो बीच में है नहीं। देखो जी, ये जो दैट है ना, दैट, ये दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत होती है ये प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन का काम करते हैं। हु, विच, दैट, वट, सुने ना अपने रिलेटिव प्रोनाउंस, ये ना केवल प्रोनाउंस हैं बल्कि कंजंक्शंस भी होते हैं। तो ये जो आपने दैट नाम का प्रोनाउन यूज़ किया है ना बाय को सेटिस्फाई करने के लिए, यही प्रोनाउन जो है कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और सब्जेक्ट नंबर 2 को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कर रहा है सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ। वैसे ही रिलेटिव एडवर्ब आपने सुनी होंगी, ये क्या होती है? ऐसी एडवर्ब जो कंजंक्शन का काम कर दे। तो इंग्लिश में रिलेटिव वर्ड वो चीज़ होती है जो कंजंक्शन का काम करती है, रिलेशन को बिठाती है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे। एस नंबर 2 हो गया सब्जेक्ट नंबर 2 वुमन। अब देखो वुमन ने एक्सप्लेन किया था, तो शी हैड एक्सप्लेन्ड, वर्ब नंबर 2। भाई हम तो बाद में इंप्रेस हुए, पहले वुमन ने हमें एक्सप्लेन किया। पास्ट में हम इंप्रेस हुए और पास्ट के भी पास्ट में हमें एक्सप्लेन किया गया। तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है हैड प्लस V3 के साथ में, तो इस केस में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इतना समझ गए? एक्सप्लेन किसे किया था? एक्सप्लेन हमें किया था। वर्ब से जो नाउन जुड़ा हो, वर्ब से जिस नाउन का कनेक्शन बिठाया जा रहा हो, वो नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के। और ये सारा काम कैसे हुआ जी? सारा काम हुआ फ्रेंडली यानी दोस्ताने अंदाज में। एडवर्ब ऑफ मैनर है यहाँ। कैसे समझाया उसने? उसने हमें दोस्ताने अंदाज में समझाया, फ्रेंड की तरह समझाया, तो शी एक्सप्लेन्ड अस फ्रेंडली। स्ट्रक्चर को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से एक एरर तो आपकी पकड़ में आ चुकी है, बाकी की दोनों समझा देता हूँ। वी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1। यंग वुमन सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब है वर इम्प्रेस्ड पैसिव में, हमें इम्प्रेस किया गया इस चीज़ के द्वारा। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है हैड एक्सप्लेन्ड एक्टिव में। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाया गया क्योंकि पास्ट का पास्ट है। पहले हमें एक्सप्लेन किया गया एक्शन नंबर 1 पास्ट में, फिर हम इम्प्रेस्ड हुए एक्शन नंबर 2 पास्ट में। जब दो एक्शन एक साथ आ रहे हैं तो पहले वाले एक्शन को हैड प्लस पे V3 के साथ लिखा जाता है, आप इसको समझते होंगे। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था दैट, लेकिन दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन दोनों का काम करता है, तो ये कंजंक्शन होने की वजह से सब्जेक्ट नंबर 2 को लेके आया है। एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है यस, यानी कि हम। फ्रेंडली यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो गलती पे आते हैं। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से UPSC कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको UPSC प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एसे, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं UPSC किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए, इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी SSC एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। सबसे पहले जी सबसे भयंकर वाली गलती जो देखते ही आपको पकड़नी चाहिए थी, गलती ये है कि आपने आज तक ये सीखा है नाउन के आगे LY लग जाए तो एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव के आगे LY लग जाए तो एडवर्ब बनता है। सीखा है ना इस रूल को आपने? खास करके एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए इस रूल को अपने बहुत यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, सुंदर कन्या, सुंदर कविता, सुंदर किताब, सुंदर सीनरी, सुंदर नज़ारा। इसके साथ एक नाउन लगा लो, ये एडजेक्टिव ही तो है सुंदर। लेकिन जैसे ही LY लगेगा ब्यूटीफुली यानी सुंदर
बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुली। तो एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगाया तो एडवर्ब, नाउन के आगे एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये फॉर्मूला पता है तो इसको इस्तेमाल नहीं करोगे क्या? फ्रेंड एक नाउन है, एल वाई लगा रहे हो भाई, ये एडजेक्टिव बनेगा ये, इसको एडवर्ब मत बना बैठना। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ती भरा, दोस्ताना। फ्रेंडली सजेशन, फ्रेंडली एडवाइस, कोई भी चीज़ फ्रेंडली हो सकती है जो आपके लिए दोस्ती भरी हो। फ्रेंडली डिस्कशन, है ना। मदर भी एक नाउन है और इसके आगे एल वाई लगा तो एडजेक्टिव बन गया, मदरली। मदरली मतलब माँ जैसा। फादर भी नाउन है, फादरली यानी पिता जैसा। खावड़ भी एक नाउन है, खावड़ के आगे एल वाई लगाया तो खावड़ली यानी कि डरपोक भरा, यानी बुजदिली भरा। खावड़ कौन होता है? खावड़ इज अ पर्सन जो बुजदिल है, डरपोक है। खावड़ली मतलब डरपोक, डरपोक पना बोल दो, ऐसा समझ लो। ब्रदर मतलब भाई, ब्रदरली मतलब भाई के अंदाज में या भाई जैसा। एल्डर मतलब बड़ा, एल्डरली मतलब थे ना, एल्डरली बड़ों जैसा। एल्डरली एडवाइस, एल्डरली कुछ भी हो सकती है। वर्ड मतलब दुनिया, वर्ल्डली मतलब इस दुनिया से संबंधित, इस दुनिया का। तो ये जो सारे नाउन्स क्या क्या आप एल वाई लगा रहे हो, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो बच्चों को एक्चुअल में एडवर्ब्स लगते हैं एडजेक्टिव होने के बावजूद। भाई नाउन से एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बनेगा ना, फॉर्मूला तो आपके सामने है। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सेंटेंसेज में जब भी ये वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव हैं अगर एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किए गए हों तो वहाँ पे आपको इनको सही करना है। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखा हुआ? फ्रेंडली। फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे आपने बना रखा है इसको एडवर्ब। इस युवती ने हमें दोस्ती भरे अंदाज में समझाया। समझाने के अंदाज के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल की गई है फ्रेंडली, लेकिन ये वर्ड क्या है? ये वर्ड तो एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब का काम नहीं करवा सकते। क्या इलाज करें सर इसका? आप जब भी एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना चाहें और वो भी खास करके एडवर्ब ऑफ मैनर, तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ लिखें एक्सप्लेन अस अस इन अ फ्रेंडली मैनर। आगे बात समझ में? इन अ फ्रेंडली मैनर लिखोगे, ये एडजेक्टिव जो है इस पूरे जो है एडवर्बल, इस फ्रेज को पूरा एडवर्बल फ्रेज बना देगा। इन अ ब्रदरली मैनर, इन अ मदरली मैनर, इन अ फादरली मैनर, इन अ खावरली मैनर, इन अ एडरली मैनर या इन अ वर्डली मैनर। तो ये इन अ मैनर फ्रेज आप ऐड करोगे, ये वर्ड जो है एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज हो जाएंगे। थोड़ी सी अच्छे लेवल की एरर है, मैं आपको यहाँ पे 2 और 2 4 सिखाने नहीं आया हूँ, वो तो आपने बहुत इजी क्वेश्चन में दूंगा तो आता ही होगा ना वो आपको क्या सीखना है टाइम इन्वेस्ट करके, अच्छे वाले कॉन्सेप्ट सीखो यहाँ पे। अब ये एरर नेक्स्ट क्लास में मिलेगी तो आप देखते ही पकड़ लोगे, है ना। चलो अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे, ये थी आपकी पहली। देखो जी एरर नंबर 2 है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की स्ट्रक्चर की। और ये वर्ब्स कौन सी होती हैं आपके सामने लिख भी देते हैं, ये सारी की सारी तरह की वर्ब्स। ऑफर, गिव, सेंड, लेंड, सेल, शो, रेकमेंड, टीच। अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से समझ के बताओ इन वर्ब्स में क्या खासियत आपको लग रही है? कुछ खासियत लग रही है इन वर्ब्स में? जैसे एक वर्ब है किल, मुझे ये बताओ किल और टीच में क्या फ़र्क है? ऐसा मत बोलना सर किल का मतलब मारना, किल का टीच का मतलब पढ़ाना, वो तो है ही। इन वर्ब्स की स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है? देखो जी ये फ़र्क है, किल में आप किसी को मारोगे, लेकिन टीच में आप किसी को कोई चीज़ पढ़ाओगे। बात समझ रहे हो? किल में किसी को मारोगे, लेकिन टीच में किसी को कोई चीज़ पढ़ाओगे। किल वर्ब का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा, टीच वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। पहला ऑब्जेक्ट वो होगा जो आपने पढ़ाया, दूसरा ऑब्जेक्ट वो होगा जिसे आपने पढ़ाया। तो वर्ब से जब वट और हुम दोनों ही वर्ड्स का रिप्लाई मिलने लगे, ऐसी खास वर्बों को इंग्लिश में बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, दो दो ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब्स। अब इन वर्ब्स का स्पेशल फीचर क्या है? इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब प्लस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आपने पढ़ाया, जिसको आपने समझाया, जिसको आपने कुछ बेचा, है ना, जिस आदमी को, और प्लस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो चीज़ आपने पढ़ाई, जो चीज़ आपने बेची या जो चीज़ आपने दी उस चीज़ को। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो है ये वाली। और अगर आप चाहें तो सेकंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, जो कि होती है ये वाली वर्ब्स प्लस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस में 2 या 4 लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है ना ये वाला, ये आप 2 या 4 के साथ में बाद में पुश कर देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो, ये वर्ब्स ऐसे काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड टू द कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स के सामने। मुझे बता दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चीज़ एक्सप्लेन की है, कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है जो प्रोफेसर ने समझाई है? सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस केस में कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है?
स्टूडेंट्स जिनको समझाया है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो तरीके हैं सेंटेंस को लिखने के, या तो आप यहाँ लिखें द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड, टू को निकाल दें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दें द कॉन्सेप्ट, और जिसको समझाया है वो टू लगा के लिख दें। दूसरा तरीका क्या है, जिसको समझाया है उसको एक्सप्लेन वर्ब के बिल्कुल बाद में ले आएं और ऐसा लिखें द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड द स्टूडेंट्स दिस कॉन्सेप्ट या द कॉन्सेप्ट। समझ पा रहे हो ना? तो ये ऑफर, गिव, सेंड, लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ देना, उधार। सेल का मतलब क्या? बेचना, किसी को कुछ दिखाना, किसी को कुछ सुझाना, किसी को कुछ पढ़ाना। तो ये सब वर्ब्स को आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 इसी के चलते। अब बताओ मुझे यहाँ पे वो स्ट्रक्चर ठीक बैठ रही या नहीं बैठ रही आपके सेंटेंस में? यंग वुमन ने एक्सप्लेन किया था हमें फ्रेंडली अंदाज में। अरे भाई क्या एक्सप्लेन किया था हमें? वो तो इस पूरे जो है ना दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आएगा। हम उस चीज़ से इंप्रेस थे जो उस लड़की ने हमें समझाई थी। हम जो है ना, हम हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तब तो ये ठीक था। अब जब वो है नहीं ना, तो उस केस में आप यहाँ पे टू लगाएं। एक्सप्लेन्ड टू अस फ्रेंडली, समझ गए ना भाई? जो चीज़ समझाई है वो तो यहाँ लिखी नहीं हुई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा। अगर अस के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तब तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन अस द कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगा के लिखें, एक्सप्लेन टू अस लिखें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन में फंसा हुआ है, वो चीज़ से ही हम इम्प्रेस थे जो उसने हमें समझाई थी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरर है, 2-3-4 बार ये कॉन्सेप्ट देखोगे, 4 क्वेश्चंस बनाओगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अब लास्ट की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट जो गलती है सेंटेंस में वो है जी रिलेटिव प्रोनाउन की, वो मैं आपको समझा देता हूँ, साइड में ले जाना ही पड़ेगा आपको। देखो जी, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना व्हाट, इट हैज़ नो एंटीसीडेंट। 3-4 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, विच, दैट, हु, विच, दैट, और चौथा होता है व्हाट। हु, विच, दैट जो है इनका खुद का कोई एंटीसीडेंट होगा, ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे, किसी नाउन की तरफ, और वो नाउन जो है सेंटेंस में रखा होगा, चाहे तो नाउन वर्ड हो या कोई फ्रेज हो या कोई क्लोज हो। लेकिन व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई एंटीसीडेंट आपको सेंटेंस में नाउन नहीं दिखेगा। मैं आपको टेक्निकली समझा देता हूँ, प्रैक्टिकली देखो। इट वॉज हार्ड टू बिलीव इन द स्टोरी व्हाट या दैट ही टोल्ड एवरीवन। ये बड़ा ही मुश्किल था, हार्ड टू बिलीव था, उस स्टोरी में बिलीव करना, कहानी को यकीन करना जो उसने सबको सुनाई थी। अब ये जो वर्ड है जिसके लिए आप हु, विच, दैट या व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करने वाले हैं, मुझे ये बताओ, जो चीज़ उसने सुनाई थी क्या वो सेंटेंस में बताई गई है? बिल्कुल बताई गई है। स्टोरी बताई तो गई है, कहानी नहीं, उसने कोई गाना नहीं सुनाया, उसने कुछ कथा नहीं सुनाई, स्टोरी सुनाई उसने। स्टोरी नाम का वर्ड आर्टिकल में रखा है जिसको उसने सुनाया है और जिस पे हमें विश्वास करना मुश्किल हुआ है। तो आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दिया हुआ है। अगर एंटीसीडेंट दिया हुआ है ना सर, तो फिर वर्ड नहीं लगेगा, आप यहाँ पे हु, विच या दैट का इस्तेमाल करेंगे। विच यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि स्टोरी कोई प्रॉपर नाउन है नहीं। हु भी नहीं लगेगा क्योंकि स्टोरी कोई ह्यूमन नहीं है। बचा तो बचा दैट, तो मैं लिखूंगा द स्टोरी दैट ही टोल्ड एवरीवन। ठीक है, चलो अब ये देखो, बताओ यहाँ पे क्या लगाऊं? इट वॉज हार्ड टू बिलीव वट या दैट ही हैड टोल्ड एवरीवन। ये बड़ा मुश्किल था बिलीव करना जो उसने सभी को बताया था। अच्छा क्या बताया था उसने भाई? बिलीव किस चीज़ पे करना है, वो चीज़ तो नहीं लिखी हुई भाई। जो भी उसने बताया था ना उस पर बिलीव करना बड़ा मुश्किल था। अब वो जो भी क्या था, सेंटेंस में जो भी को डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं है। जो भी कौन सी चीज़ है जो उसने बताई थी वो तो हमें पता ही नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है, तो चुपचाप यहाँ पे व्हाट लगा लो, कोई दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे नहीं बैठेगा। समझ गए? अब इस फॉर्मूला को अगर सेंटेंस पे आप अप्लाई करो, हमारी जो है गिवन सेंटेंस पे, तो इसमें भी तो यही बोल रहा है, हम इम्प्रेस थे उस चीज़ के द्वारा जो उस नवयुवती ने हमें दोस्ती भरे अंदाज में समझाई थी। वो चीज़ क्या है? वो कोई कहानी है, कोई गाना है, कोई मूवी है, कोई कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ तो लिखी नहीं हुई। तो फिर दैट का इस्तेमाल सही है क्या? गलत है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए व्हाट। क्लियर हो गई एरर? अगर मुझे दैट लगाना होता तो मुझे यहाँ पे एंटीसीडेंट देना पड़ता, तो मैं ऐसा लिखता, वी वर इम्प्रेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट, ये एंटीसीडेंट लगा देता बीच में, और फिर लिखता दैट द यंग वुमन हैड एक्सप्लेन्ड अस फ्रेंडली। समझ गए? अगर ऐसा कुछ लिख दूँ ना, वी वर इम्प्रेस्ड बाय द मूवी, बाय द कॉन्सेप्ट, बाय द स्टोरी, कुछ भी लिख दूँ, फिर दैट यहाँ पे जस्टिफाइड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मूवी को अपना वो एंटीसीडेंट बना लेगा। यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ तो दैट की जगह पे अब व्हाट लगेगा।
तो ये तीनों एरर्स आपकी हो गई हैं। एरर नंबर 1 इन अ फ्रेंडली मैनर, एरर नंबर 2 एक्सप्लेन्ड टू अस, और एरर नंबर 3 दैट की जगह पे व्हाट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जो अपने सेंटेंस की तरफ। ये लास्ट के दोनों सेंटेंसेस को सब खुद से ट्राई दो। दैट और व्हाट में से क्या लगेगा फर्स्ट में और सेकंड में, कोशिश करके बताओ। ठीक है, एंटीसीडेंट ढूंढो, मिल रहा है नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो व्हाट, मिल रहा है तो दैट। कोशिश करके कमेंट्स में डालना, दोनों के आंसर्स मैं वहीं आपको बताऊंगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखो ये सेंटेंस क्या बड़ा है, पिछला वाला तो छोटा था, एरर्स खूब थी। ये बड़ा है, इसमें एरर्स कम है लेकिन आसान है। एक बार कोशिश करो सब लोग। होस्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू वॉशिंगटन, द यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन emphasized on his belief that the partnership between India and the US would be among the pivotal relationship that will shape the 21st century। कह रहा है जी ऐसे प्रेसिडेंट जो होस्टेड हैं, जिनको होस्ट किया गया है, जिनकी मेजबानी हो रही है ना, मेहमान नवाजी हो रही है। होस्टेड मतलब मेहमान नवाजी करना। कह रहे हैं जी वो प्रेसिडेंट जो मेहमान नवाजी करवा के आए हैं नरेंद्र मोदी साहब अपनी ऑफिशियल विजिट के दौरान, सरकारी दौरे के दौरान, जो था वॉशिंगटन का, अमेरिका की राजधानी का। हुआ क्या, कह रहे वहाँ पे यूएस का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उसने एम्फसाइज किया, उन्होंने जोर दिया। एम्फसाइज करना मतलब जोर देना, और किस पे, अपने इस बिलीव पे, अपने इस यकीन पे, दैट वो ये कि जो रिश्ता है, जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है इंडिया और अमेरिका के बीच, बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, वो होने वाली है उन पिवटल रिलेशनशिप में से एक। अमंग द पिवटल रिलेशनशिप, पिवटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके चारों तरफ चीज़ें पिवट करें, जिसके ऊपर दूसरी चीज़ें डिपेंड करें। तो उन डिपेंडेबल रिलेशनशिप में से एक होगी इंडिया यूएस की रिलेशनशिप, जो कि शेप करेंगी, आकार देंगी 21वीं सदी को, अभी जो सेंचुरी अभी चल रही है उसको, 21st सेंचुरी को। लंबा सेंटेंस, एक मीनिंग और बता देता हूँ फटाफट से, एक रीडिंग और ले लो फिर इसके एरर्स निकालेंगे। कह रहे जी प्रेसिडेंट को होस्ट करने के बाद, नरेंद्र मोदी साहब को उनकी ऑफिशियल विजिट के दौरान वॉशिंगटन में, ऐसा करने के बाद क्या हुआ जी, जो यूएस का प्रेसिडेंट था जोसेफ बाइडन, उन्होंने एम्फसाइज़ किया अपने इस यकीन पे, इस विश्वास पे कि जो रिश्ता है इंडिया और अमेरिका का, वो उन रिश्तों में से एक होगा, वुड बी अमंग द पिवटल रिलेशनशिप, उन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में से एक होगा, जो कि शेप करने वाली हैं, मूर्त रूप देने वाली हैं, आकार देने वाली हैं हमारी इस सदी को, 21वीं सदी को। चलो सेंटेंस पढ़ लिया, अब निकालेंगे इसकी एरर्स। सेंटेंस है, फटाफट से इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से पहले सब लो हैंगिंग फ्रूट्स को अलग कर लेते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या होते हैं, कोई पेड़ है ना, उसके सबसे नीचे जो हैंग कर रहे फ्रूट है ना, सबसे पहले वो खाने चाहिए, जो आप खड़े खड़े उतार लोगे बिना पत्थर मारे। तो जो खड़े खड़े एरर सॉल्व हो रही हैं, या जो खड़े खड़े स्ट्रक्चर समझ में आ रही है, पहले उसको अपने मार्क कर लेते हैं, फिर जो टेढ़ा मेढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा दिमाग चलाएंगे। देखो सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, और इसकी वर्ब है एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना। फिर दैट कंजंक्शन आई है, दैट कंजंक्शन के बाद में दूसरा सब्जेक्ट है पार्टनरशिप, ठीक है, और इसकी वर्ब है जी वुड बी, पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप वुड बी। फिर बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आया है, जो कि प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है, सब्जेक्ट नंबर 3 भी बनेगा और कंजंक्शन का काम भी करेगा, और इसकी वर्ब है विल शेप। अब बाकी चीज़ों को जोड़ दो। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बिलीव, हिज यहाँ पे एडजेक्टिव है, बिलीव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अमंग प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका रिलेशनशिप, उन रिलेशनशिप में से एक है जो कि पिवटल है। पिवटल यानी इंपॉर्टेंट, जिनके चारों तरफ चीज़ें पिवट करें, जिनके ऊपर चीज़ें डिपेंड करें। पिवटल एडजेक्टिव इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, अमंग नाम के प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को। शेप किसको करना है, 21वीं सदी को। इस शेप वर्ब से रिप्लाई दिया 21वीं सदी नाम के नाउन ने, ये बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आप पकड़ लो। बिटवीन और एंड आपके सामने ही है। बिटवीन और एंड जो हैं, दो नाउन्स को मिलाने के काम आते हैं। तो बिटवीन इंडिया और एंड द यूएस, ये दोनों कंजंक्शनल पेयर हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हमेशा साथ चलती हैं ये। इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नोर, बिटवीन एंड, है ना। तो बिटवीन एंड से इंडिया और यूएस मिले हुए हैं। तो ये जो आप मोटा मोटा है ना सारा, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो अनकवर कर लोगे। अब बचा ये वाला, ये क्या है जी, देखो ये पूरा जो है ना, ये है जी पार्टिसिपल फ्रेज। अभी डिटेल में इसको करवा देंगे, ब्रेक करना भी सीख लो। ये है पार्टिसिपल फ्रेज, शुरू में लगा हुआ है इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी मान सकते हो आप, लेकिन ये वर्ब है नहीं, क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो उसका कोई सब्जेक्ट होता, और जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं है वो वर्ब नहीं है।
तो कहने का मतलब क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती। तो ये जो पूरा फ्रेज देख रहे हो जिसमें वर्ब पड़ी हुई है लेकिन वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस फ्रेज को हम पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। वर्ब के हिसाब से ये पास्ट पार्टिसिपल है V3 लगा के। कह रहे जी होस्ट करने के बाद में पीएम मोदी को, पीएम मोदी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। होस्टेड होम, होस्टेड पीएम मोदी, किसको होस्ट किया, पीएम मोदी को होस्ट किया। होम से रिप्लाई करने वाला वर्ब से कोई भी नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है विजिट, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। टू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है वॉशिंगटन। हिज और ऑफिशियल दोनों विजिट के लिए बता रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं यहाँ ऐसा भी लिख सकता था माई पर्सनल विजिट, आपने लिख दिया हिज ऑफिशियल विजिट। तो विजिट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इसको मॉडिफाई कर रहे हो। एक बार पूरी खिचड़ी रिपीट कर दूं, होगा क्या, इससे रोड मैप बन जाएगा आपके सामने, ब्लूप्रिंट बन जाएगा, फिर आपको एरर निकालने में आसानी होगी। होस्टेड एक पास्ट पार्टिसिपल है, इसकी कोई खुद की सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको पार्टिसिपल बनना पड़ा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब बिना सब्जेक्ट के आ जाए तो वो एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और पास्ट पार्टिसिपल होस्टेड ने ले लिया है नरेंद्र मोदी को अपना ऑब्जेक्ट। होस्ट किसको किया, नरेंद्र मोदी को होस्ट किया। ड्यूरिंग आपकी प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है विजिट। टू प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है वॉशिंगटन। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन सब्जेक्ट नंबर 1 है, इसकी वर्ब है एम्फसाइज्ड, वर्ब नंबर 1। ऑन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है बिलीव। दैट कंजंक्शन आई आ गया सब्जेक्ट नंबर 2। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है इंडिया और यूएस के बीच में, इन दोनों ने पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, बिटवीन एंड ने इंडिया यूएस को मिला रखा है। पार्टनरशिप के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला फ्रेज बन गया बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज है ये। कौन सी पार्टनरशिप, भारत और अमेरिका के बीच की पार्टनरशिप, और ये दोनों नाउन जुड़े हुए हैं बिटवीन एंड कंजंक्शनल पेयर से। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है वुड बी, वर्ब नंबर 2। अमंग प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है रिलेशनशिप। पिवटल एडजेक्टिव है, रिलेशनशिप के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दैट सब्जेक्ट नंबर 3 है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन भी और प्रोनाउन भी दोनों काम करेगा। वर्ब है विल शेप, वर्ब नंबर 3। शेप करना 21वीं सदी को, वर्ब का ऑब्जेक्ट है 21st सेंचुरी। चलो अब इसको अपने ने ब्रेक कर लिया है, अब समझो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर नंबर 1 जो गलती थी ना इसमें, वो है जी पास्ट पार्टिसिपल की। देखो समझने को तो मैं ऐसे बता दूं, पास्ट पार्टिसिपल का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। आपने देखा ना, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है, होस्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पार्टिसिपल का नरेंद्र मोदी। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। और क्यों नहीं होता, पास्ट पार्टिसिपल खुद ही पैसिव होता है। पैसिव वर्ब का, पैसिव जीरेंड का, पैसिव पार्टिसिपल का, पैसिव इन्फिनेटिव का कभी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। एक्टिव से पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करते हैं। तो जो वर्ब कोई ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकती, या जो वर्ब पैसिव बन चुकी है उसके पास ऑब्जेक्ट लेने की क्षमता ही नहीं रहती। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ये हमेशा एक्टिव होगा, अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। पास्ट पार्टिसिपल होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपना ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं लेगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास परफेक्ट पार्टिसिपल भी होते हैं। अब ये होते क्या है थोड़ा सा समझो इस सेंटेंस के जरिए। मोस्ट माइग्रेंट लेबरर्स लिव इन स्लम्स फेस्ड स्ट्रगल इन देयर डे टू डे सर्वाइवल। ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर्स जो हैं वो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में बसते हैं, और वो फेस करते हैं स्ट्रगल को अपनी डे टू डे सर्वाइवल में। आप बोलोगे सर ये फेस्ड क्या है, फेस्ड वर्ब है क्या? नहीं, वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होती तो यहाँ बीच में एंड लगा होता, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लगी होती, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, यहाँ फेस लिखा होता। मैं ऐसा लिखता, माइग्रेंट लेबरर्स लिव इन स्लम्स एंड फेस स्ट्रगल इन देयर डे टू डे सर्वाइवल। वैसा तो लिखा नहीं हुआ, मतलब सर ये वर्ब नहीं है, तो फिर क्या है सर? ये जी पूरा पार्टिसिपल फ्रेज बना हुआ है। वो स्लम्स में रहते हैं, स्ट्रगल को फेस करते हुए अपने रोज के सर्वाइवल में, फेस करते हुए। अब समझो यहाँ लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव होता है। माइग्रेंट फेस कर रहे हैं स्ट्रगल को, माइग्रेंट को फेस नहीं किया जा रहा स्ट्रगल के द्वारा। समझ पा रहे हो मेरी बात? इतनी बात समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। भाई माइग्रेंट जो है वो फेस कर रहे हैं स्ट्रगल को, माइग्रेंट को फेस नहीं किया जा रहा स्ट्रगल के द्वारा। समझ रहे हो? मैंने सेब खाया, सेब ने मुझे नहीं खाया। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया, अपराधी ने पुलिस को गिरफ्तार नहीं किया। तो सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, लेबर जो है, मजदूर जो है स्ट्रगल को फेस कर रहा है। तो क्या पास्ट पार्टिसिपल यहाँ लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि सर ये तो पैसिव होता है। अगर इसको लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वर्कर को किसी चीज़ ने फेस किया है, ऐसा नहीं है। दूसरा ना इसका ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट दे रखा है स्ट्रगल, वहाँ से भी पता लग गया। तो क्या करें, इसको प्रेजेंट में चेंज करूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा फेसिंग।
समझे इतनी बात को? फेसिंग स्ट्रगल इन देयर डे टू डे सर्वाइवल, स्ट्रगल को फेस करते हुए अपने रोजमर्रा के सर्वाइवल में। एक सेंटेंस और देखो, द कंपनी फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी हैविंग बिन सफर्ड हैवी लॉसेस। कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया, दिवालियापन के लिए अपनी एप्लीकेशन भेजी, सफ़र करने के बाद में, सहने के बाद में बड़े बड़े नुकसानों को, हैवी लॉसेस को। देखो फर्स्ट केस में वो फेस कर रहे थे, काम चल रहा था, साथ साथ चल रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब काम साथ साथ चल रहा हो। लेकिन सेकंड केस में कंपनी जब बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रही है ना, तब वो लॉसेस को ऑलरेडी सह चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वो लॉसेस को सह चुकी है तो ये काम पास्ट में हो चुका है, ये काम परफेक्ट में हो चुका है, और इसके लिए मुझे परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। और परफेक्ट पार्टिसिपल की एक्टिव फॉर्म होती है हैविंग V3। देखो हैविंग तो आएगा ही, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आपको लगानी है, परफेक्ट पार्टिसिपल है ना, पार्टिसिपल है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आनी है। और साथ में लगेगा हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो आप जानते ही हैं, परफेक्ट टेंस में लगता है। ये एक्टिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में बीच में बिन लगा देना है, हैविंग बिन प्लस में V3। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्टिव की जरूरत है या पैसिव की जरूरत है? कंपनी ने सफ़र किया लॉसेस को या लॉसेस ने सफ़र किया कंपनी को? मैंने घाटा खाया या घाटे ने मुझे खाया? मैंने घाटा खाया ना, कंपनी ने सफ़र किया लॉसेस को, एक्टिव में पूरा आपका काम हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, सफ़र वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लॉसेस, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जो पैसिव होते हैं पार्टिसिपल, उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कंपनी ने सफ़र किया है, तो ये पैसिव फॉर्म में ना इस्तेमाल करो, आप हैविंग V3 लिखो, बिन को बीच में से निकाल दो। ये कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से हो सकता था मैंने 5 मिनट में आपको समझाने की कोशिश की। फॉर्मूला अगर पकड़ लिया आपने एक्टिव या पैसिव तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, जब ये पूरा काम हो रहा है तब यूएस का प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, वो इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा है, ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को होस्ट करते हुए, और साथ में उसने एम्फसाइज किया, इस चीज़ पे जोर दिया। मोदी जी को उन्होंने होस्ट किया है, होस्ट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है नरेंद्र मोदी, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो समझ लो ये पैसिव नहीं एक्टिव पार्टिसिपल बनेगा। और अगर एक्टिव पार्टिसिपल बनेगा तो होस्टेड नहीं, यहाँ लिखेगा होस्टिंग, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। या फिर आप यहाँ लिखे हैविंग होस्टेड, ठीक है, हैविंग होस्टेड, हैविंग प्लस में V3। उसमें क्या होगा कि आप, ये जो प्रेसिडेंट है ये इंडियन पीएम का स्वागत कर चुका होगा। वही मैं यूँ बोलना चाहूँ कि स्वागत करने के बाद में, होस्टिंग करने के बाद में उसने एम्फसाइज किया, तब तो मैं लिख दूंगा हैविंग होस्टेड, परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव। और अगर मैं यूँ बोलूँ कि होस्ट करते करते उसने एम्फसाइज किया, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, तब लिख दूंगा होस्टिंग, हैविंग होस्टेड को निकाल के लिख दूंगा होस्टिंग। तो ये आपकी एरर नंबर 1, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कोशिश की है आसान भाषा में पार्टिसिपल समझाने की। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे। एरर नंबर 2 बड़ी सिंपल है, ये सबसे पहले सबकी समझ में आ गई होगी। यूएस प्रेसिडेंट एक पद का नाम है, एक डेजिग्नेशन का नाम है। जो बाइडन उस डेजिग्नेशन पे बैठे हुए आदमी का नाम है। जब भी किसी डेजिग्नेशन की बात होती है उसके आगे द लगाते हैं, लेकिन अगर साथ में आदमी का नाम भी लिखा हुआ मिल जाए तो फिर द का इस्तेमाल नहीं होता। अगर मुझे इंडियन प्राइम मिनिस्टर लिखना है तो मैं लिखूंगा द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझे अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखना है, मोदी भी आ गया, नाम भी आ गया, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है, फिर इस द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये द यहाँ पे सही है क्या? गलत है। यूएस प्रेसिडेंट लिखा होता तो द सही था, जोसेफ बाइडन का नाम लिख देने की वजह से अब इस द को यहाँ से निकाला जाना जरूरी है। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे। देखो जी, एरर नंबर 3 बड़ी आसान है, आपको इन वर्ड्स को खास ध्यान देना है जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक नाउन है, एक वर्ब है, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। समझ रहे हो? कंप्लेंट का मतलब शिकायत, नाउन फॉर्म में। कंप्लेन का मतलब है वर्ब, यानी शिकायत करना। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। एनवलप जो वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लपेटना, लिफाफे की तरह किसी चीज़ को चारों तरफ से कवर करना। रिस्पॉन्स एक प्रतिक्रिया, ये एक नाउन है। रिस्पॉन्ड एक वर्ब है, इसका मतलब है प्रतिक्रिया देना। ब्रीथ एक नाउन है, ब्रेथ एक नाउन है यानी सांस, और ब्रीथ एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सांस लेना। ह्यूमन एक नाउन है यानी कि इंसान, ह्यूमेन एक जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इंसान जैसा या इंसान से जुड़ा हुआ। समझ पा रहे हो ना? तो ये नाउन एक जैसे लग रहे हैं आपको देखने में। वैसे ही बिलीव और बिलीव को समझें। बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, वर्ब फॉर्म में। बिलीव का मतलब होता है यकीन या विश्वास, नाउन फॉर्म में। तो ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, सही जगह पे सही वर्ड को इस्तेमाल करो। वी हैव रिसीव्ड सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम आवर कस्टमर्स। हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स को रिसीव किया है हमारे ग्राहकों से। क्या रिसीव किया भाई? शिकायतों को रिसीव किया है। रिसीव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए शिकायत, एक नाउन, और नाउन होता है जी कंप्लेंट। आपने यहाँ लगा दी वर्ब कंप्लेन, तो
तो यहाँ पे कंप्लेंट्स लिखना पड़ेगा, नाउन फॉर्म में चेंज करना होगा। समझ पा रहे हो ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नाउन ही होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे बन जाएगी। दे हैव डिनाइड टू इशू एंड एनी रिस्पॉन्स टू द मैटर, उन्होंने मना कर दिया है कि कोई रिस्पॉन्स उन्होंने मैटर के सामने इशू नहीं किया। उनका ये कहना है कि हमने कोई भी रिस्पॉन्स इस पूरे मामले पे कोई भी प्रतिक्रिया हमने नहीं दी है। इश्यू वर्ब के लिए एक नाउन चाहिए ऑब्जेक्ट बना के, रिस्पॉन्ड तो खुद ही एक वर्ब है, तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्ड का इस्तेमाल ना करके रिस्पॉन्स का करें, है ना, एनी रिस्पॉन्स टू द मैटर। अब अगर इतना समझ गए तो ये बताओ, उन्होंने इम्फेसाइज किया अपने इस भरोसे पे, भरोसे के लिए बिलीव लिखूं या बिलीव लिखूं, मुझे लिखना चाहिए इसकी नाउन फॉर्म बिलीव। आई ना बात समझ है, बिलीव तो वर्ब है ना, बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, तो उनके यकीन पे उन्होंने इम्फेसाइज किया, ना कि बिलीव नाम की वर्ब पे उन्होंने इम्फेसाइज किया। तो ये आपकी एरर नंबर 3 हो गई। 4 नंबर एरर, ये सारी वो वर्ब्स हैं, ये सारी वो वर्ब्स हैं जो कि वर्ब फॉर्म में अपने बाद में कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगी, लेकिन इनकी नाउन फॉर्म जो है अपने बाद में प्रेपोजिशन लेती है। जैसे इम्फेसिस, इसका मतलब होता है जोर, तनाव। इम्फेसिस के बाद में हमेशा लगता है ऑन, इम्फेसिस ऑन समथिंग, लेकिन इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना या तनाव देना, इसके बाद में नो प्रेपोजिशन, क्योंकि इम्फेसाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑर्डर मतलब एक, समझ गए ना, किसी चीज़ का ऑर्डर, नाउन फॉर्म में ऑर्डर के बाद में फोर लगाओ, लेकिन वर्ब फॉर्म में ऑर्डर अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेता। ये 10-12 वर्ब्स हैं, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ आपको, इस तरह के एग्जाम में मिलेंगे आपको। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विल डिस्कस ऑन या अबाउट द इशू इन अ लाइव सेशन ऑन द चैनल। एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो है डिस्कस करेगा इस इशू के बारे में एक लाइव सेशन में चैनल के ऊपर, चैनल के अंदर। डिस्कस यहाँ पे वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, डिस्कस मेन वर्ब है। क्या डिस्कस वर्ब अपने बाद में ऑन अबाउट लेती है? लेती है क्या? नहीं लेती। डिस्कस वर्ब अपने बाद में नो प्रेपोजिशन लेती है। नाउन लेता है डिस्कशन, डिस्कशन नाम का नाउन अपने बाद में ऑन अबाउट लेगा। तो भैया यहाँ पे नाउन नहीं है, वर्ब लगी हुई है, तो वर्ब के चक्कर में इस ऑन या अबाउट को आपको निकालना पड़ेगा। विल डिस्कस द इशू, अबाउट द इशू, ऑन द इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑन या अबाउट का इस्तेमाल हो सकता है। विल होल्ड अ लाइव डिस्कशन, होल्ड किया जाएगा एक डिस्कशन को, होल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, डिस्कशन नाम का नाउन, ऑन या अबाउट का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही है। वैसे ही इस केस में आपने इम्फसाइज जो है ना, इम्फसाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद में ऑन गलत लगाया है, इसको यहाँ से निकालें। इम्फसाइड हिज बिलीफ लिखें, इसको भी सही करके बिलीफ लिखना है, ये आपका सही ऑप्शन बनेगा। थोड़े गहरे उतर गए लेकिन अच्छी एरर्स हैं। एरर नंबर 1 होस्टिंग, एरर नंबर 2 द को रिमूव करना है, एरर नंबर 3 यहाँ बिलीफ लिखना है नाउन, एरर नंबर 4 इम्फसाइज के बाद का ऑन निकालना है, एरर नंबर 5 है जी आपकी यहाँ पे अमंग द पिवटल रिलेशनशिप। देखो जी, अमंग का मतलब होता है में से एक। अगर में से एक अंग्रेजी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, तो कई चीज़ें आपके पास होनी पड़ेंगी, तभी उन्हीं में से एक निकाल पाओगे। मान लो आप ये बोलना चाहो शी इज़ अमंग माई गुड फ्रेंड्स, वो मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है। फिर आपसे कोई पूछे आपके अच्छे दोस्त कितने हैं, आप बोलो जी 1, तो आपको मूर्ख बोलेगा। भाई एक ही अच्छा दोस्त है और वही आपकी अच्छी दोस्त है, तो आप सीधे बोलो ना शी इज़ माई गुड फ्रेंड। आप ऐसा क्यों बोलते हो शी इज़ अमंग माई गुड फ्रेंड्स? गलत बात। जब दोस्त ही एक है तो फिर अमंग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अमंग तभी लगेगा जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, उनमें से एक निकालनी है बाहर। तो ये रिश्ता भी, ये पार्टनरशिप भी उन रिलेशनशिप में से एक है जो 21वीं सदी को शेप करने वाली है। अब मुझे बताओ, क्या रिलेशनशिप यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर, ये सही है क्या? गलत है। अमंग द रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स एस लगाओगे तभी अमंग को जस्टिफाई कर पाओगे। और अगर यहाँ पे एस लगा है, एरर नंबर 4 या 5 जो बना रहे हो, दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को वर्ब भी उसी हिसाब से देना है। यहाँ फ्यूचर टेंस लग रहा है तो यहाँ पे वर्ब कुछ भी चल जाएगी, लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पे शेप लिखना पड़ता। अमंग द रिलेशनशिप्स दैट शेप द 21st सेंचुरी, वर्ब जो है प्लूरल आएगी इस दैट को और रिलेशनशिप को कनेक्ट करने के बाद में। चलिए, आज की डोज आपकी पूरी हो गई है। अगर पूरा सेशन देखा है और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की है तो बताना मुझे कमेंट्स में मज़ा आया या नहीं आया। देखो, वास्तव में मैं आपको कंफर्ट जोन में रखने के लिए यहाँ पे इन क्लासेस को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम निकालता हूँ, मेरा टाइम भी प्रीशियस है, आपका भी प्रीशियस है, और इस टाइम निकालने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कुछ ऐसा सिखाया जाए जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाए। ये कॉन्सेप्ट्स ज़्यादातर चैनल्स पे, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे आपको इतनी गहराई से नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। हर टीचर यही सोचता है कि पढ़ने वाला बच्चा खुद सीख लेगा और जिसको नहीं सीखना उसको मैं क्या सिखाऊंगा। तो कोशिश हमारी यही है कि अच्छा और टॉप नॉच कंटेंट आपको ला के दिया जाए। इसको लाइक और शेयर दें ताकि ये आगे दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचे। लास्ट सेंटेंस आपको एज अ क्विज दे रहा हूँ,
अगली क्लास में इसी सेंटेंस से क्लास की शुरुआत करेंगे। इसमें 2 3 4 एरर्स आपको मिलेंगी, ढूंढ करके बताओ। और एरर्स को मैं फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा इसी वीडियो के नीचे, वहाँ से चेक भी कर लेना, मैच करना, बताना आप कितने एरर्स को ढूंढ पाए आउट ऑफ 4 या 5 जो एरर्स उसमें रखी हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।